नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिफ्टिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। पहले ये समझेंगे स्टैंडर्ड होता क्या है और वो किसके साथ एसोसिएटेड है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम लोग जब घर के लिए बर्तन खरीदते हैं, नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदते हैं, उस समय हम ये नहीं देखते कि वो कौन से स्टैंडर्ड से बने हैं। लेकिन हम जब प्रेशर कुकर खरीदते हैं, मिक्सर खरीदते हैं, गैस की सेगड़ी खरीदते हैं, तो उस समय में जो है हम लोग वो आईएसआई मार्क है कि नहीं ये देखते हैं। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि जहां सेफ्टी से बात जुड़ी है, स्टैंडर्ड नहीं होने से कुछ आपके साथ में हादसा हो सकता है, वहां पे हम स्टैंडर्ड देखते हैं। हम लोग प्रेशर कुकर, ये गैस का चूल्हा या मिक्सर, ये आईएसआई मार्क क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रेशर कुकर अगर आईएसआई मार्क है, मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये स्टीम प्रेशर ज़्यादा होने से फटेगा नहीं। हम मिक्सर आईएसआई मार्क है, मतलब ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये ऑपरेट करते समय हमें किसी प्रकार का शॉक नहीं लगेगा, हमें किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए आईएसआई स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो सारे फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड के मायने। अब ये स्टैंडर्ड सेट कौन करता है? स्टैंडर्ड जो है, ये जो लोगों को उसके सेफ्टी, उसके हजार्ड, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, ज़्यादा नॉलेज रहता है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ाई की रहती है, ऐसे लोग ये कंसेंसस से, मतलब सबके समावेशक दृष्टिकोण से इसको स्टैंडर्ड को बनाते हैं। उसको एक बॉडी मिलके रिकॉग्नाइज करती है और उसको अप्रूव करती है, और उसमें होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, और वो इस्तेमाल करते समय क्या क्या एहतियात बरतने हैं हमारे को, ताकि हम अपने काम की जगह को जीरो हार्म वर्क प्लेस बना सके। इसका पर्पस क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है? स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है कि कोई भी फैक्ट्री में हम लोग जब काम करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग हो, मटेरियल लिफ्टिंग हो, तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। वो रहने से क्या होगा कि पर्सनल, मतलब काम करने वाले आदमी, और प्रॉपर्टी, मतलब जो फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसके इक्विपमेंट्स, ये सबको हजार्ड से बचाया जा सकता है, वो खतरों से बचाया जा सकता है, इनकी हानि रोकी जा सकती है। ये गाइडलाइन जो है, ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सेफ मैनर में कैसे इस्तेमाल करना है ये डिसाइड करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि सेफ्टी और इंजुरी प्रिवेंशन, ये उसका एक पर्पज रहता है। लीगल कंप्लायंस, ये दूसरा पर्पज रहता है कि फैक्ट्री में अगर हम लोगों को काम करना है तो कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जिनका कानूनी तरीके से पालन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो आपके काम पे रोक लगा सकता है, इसलिए उसको करना बहुत जरूरी है। उसे कहते हैं लीगल कंप्लायंस। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें लीगल कंप्लायंस में आती है। ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड एसेट प्रोटेक्शन, मतलब ये गाइडलाइंस को फॉलो करने से क्या बढ़ेगा कि जो हमारी काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे जो इक्विपमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो हम लोग भी सेफ तरीके से काम कर पाएंगे। इसका फील्ड एप्लीकेशन क्या है? इसका फील्ड एप्लीकेशन है applies to all material handling equipments tools owned and hired or operated by Jindal Steel and its contractors। मतलब क्या होता है कि जिंदल स्टील ने जितने इक्विपमेंट खरीदे हैं, मटेरियल हैंडलिंग लिफ्टिंग के जितने इक्विपमेंट खरीदे हैं, किराए पे लिए हैं, या जिंदल स्टील के एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये सभी इक्विपमेंट उसके अंदर अंतर्गत है।
इंक्लूड प्रोक्यूरमेंट, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन। मतलब प्रोक्यूरमेंट में भी इसका ध्यान देना है कि हम जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। उस इंस्पेक्शन में ध्यान देना है, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में भी ध्यान देना है। और जो लोग हम लोग काम करने के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं जैसे कि क्रेन ऑपरेटर वगैरह, उनके चुनाव में भी आपको ध्यान देना है कि हम लोग जो जिंदल स्टील के लिफ्टिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग के सेट स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसको फॉलो करना अनिवार्य है। अब इसको ये किसकी जिम्मेदारी बनती है इसको फॉलो करना। Jindal Steel has decided to make standard for safe lifting and material handling practices which is shared with you in PDF form। Jindal Steel ने डिसाइड किया, हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये सेफ लिफ्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो सब तरफ पे लागू करना है। उसका जो बुकलेट है वो सारे साहब लोगों को आपको जो है वो शेयर किया हुआ है। अभी ये जिम्मेदारी है हम लोगों की, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना, ये गाइडलाइंस को, ये रूल्स को फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी साथ ही साथ किसकी है, लाइन मैनेजर्स की, इंजीनियर्स की, जो जॉब को सुपरवाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि ये सभी स्टैंडर्ड्स को अडेयर रहना, इनका पूरी तरीके से पालन करना जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्शनल हेड। सेक्शनल हेड की भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है सेक्शनल हेड की, उनकी जिम्मेदारी है अपने नीचे की टीम को, जिसमें कि लाइन मैनेजर, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये सबको एजुकेट करना, इनको ट्रेनिंग देना कि हमारे जिंदल स्टील के लिफ्टिंग एंड मटेरियल स्टील शिफ्टिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करने से हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे प्लांट में क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। अभी ये चित्र में आप देख रहे हैं अलग अलग फोर्कलिफ्ट दी हुई है, ड्रम कैरियर दिख रहे हैं, उसके बाद में सीजर लिफ्ट दिख रही है, चेन ब्लॉक दिख रहे हैं, हॉइस्ट दिख रहे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे एक बड़ी सी हाइड्रोलिक क्रेन दिख रही है, ये फराना हाइड्रा दिख रहा है। उसके बाद में ईओटी क्रेन दिख रही है। ये सारे इस तरीके के बहुत से इक्विपमेंट हम अपने प्लांट में मटेरियल लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें मटेरियल लिफ्टिंग और हैंडलिंग के इक्विपमेंट दिए हुए हैं। जैसे ये इधर में दिए हुए कुछ लिफ्टिंग के टावर क्रेन, टायर माउंटेड क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, क्राउलर क्रेन, ईओटी क्रेन, गैंट्री क्रेन, ये क्या हो गए लिफ्टिंग इक्विपमेंट। ट्रेलर, मल्टी एक्सल ट्रेलर, फोर्कलिफ्ट, स्टैकर, ट्रैक्टर, ट्रक, हॉइस्ट, ये सारे क्या हो गए मटेरियल शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे लिफ्ट शिफ्ट करने के इक्विपमेंट। डंपर, मैन लिफ्टर, मैन लिफ्टर तो लिफ्टिंग हो गया, बुलडोजर, पेलोडर, कन्वेयर, टॉर्पेडो, लैडर ट्रांसफर कार, स्लैग पॉट कैरियर, बैटरी ऑपरेटेड कार, ट्रांसफर ट्रॉली, कोल्ड टैंकर्स, ये सारे जो है ये मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हम लोग उसको कह सकते हैं। हम लोग लिफ्टिंग इक्विपमेंट में ज्यादातर शॉप फ्लोर में क्या यूज करते हैं, चेन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेग चेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हुक लगा रहता है। वायर ऑफ सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वेब स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नायलॉन का जो बेल्ट यूज करते हैं उसको वेब स्लिंग करते हैं। उसके बाद में हुक, डिशैकल, आई बोल्ट, स्वेल ब्लॉक, स्नैच ब्लॉक, हुक चूक, बीम क्लैम्प, प्लेट कैम, स्प्रेडर बीम, उसके बाद में सीजर क्लैम्प, मैग्नेटिक, ऐसे अनेक तरीके के हम लोग लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वायर रोप जो है, वायर रोप का आखिरी छेड़ा जो है उसको किस तरीके से क्लैम्प करना चाहिए। उसमें ये जो बुलडॉग क्लैम्प लगा हुआ है, जिस तरफ से क्लैम्प होता है, नट लगता है वो बुलडॉग क्लैम्प में, वो छेड़ा हम वो साइड हमेशा जो लंबा छेड़ा है, जिसको हम खुला छेड़ा नहीं कहेंगे, लंबा छेड़ा है, उस तरफ होना चाहिए, अपोजिट टू खुला वाला छोर का। ये खुला वाला छोर है, उसके अपोजिट होना चाहिए और सारे एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक डायरेक्शन में लगा है, ये उल्टा लगा दिया, इसके नट इधर से लगा दिए, ये फिर सीधा लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। बहुत से लोग काम करते समय ऐसा कुछ उल्टे कुछ सीधे, बोले कोई ना कोई रोक ही लेगा, ऐसा
नहीं लगाना है, सारे एक ही डायरेक्शन में, जिधर में लंबा छोर रहे उसी डायरेक्शन में एक बुलडॉग क्लैंप के नट लगाने हैं। ये एक हुक दिया हुआ है जिसमें लैच लगा हुआ है। तो लैच लगा रहने से क्या होता है, लैच लगा रहने से इसमें जो सीलिंग बेल्ट है वो छटकने से बच जाता है। थोड़ा दिक्कत जरूर होता है काम करते समय, लेकिन ये एक सेफ प्रैक्टिस बनाए रखता है। ये चेन पुली ब्लॉक है, ये 3 टन का चेन पुली ब्लॉक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हुक है उसमें 2 चेन आई हुई है, ऊपर से 2 चेन आई हुई है, 2 चेन ने हुक पकड़ा है। तो जब तक ये 2 चेन लगी है तब तक इसका सेफ वेइंग कैपेसिटी जो है वो 3 टन है। अगर हम लोगों ने ये हुक निकाल दिया, कुछ कुछ लोग हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसे करते हैं, हुक को निकाल देते हैं, फिर बचती है सिंगल चेन और वो सिंगल चेन से काम करते हैं, उस कंडीशन में इसकी सेफ वेइंग कैपेसिटी जो है वो आधी हो जाती है, ये 1.5 टन का हो जाता है। फिर हम गलती क्या करते हैं, ऊपर 3 टन लिखा देख के 3 टन वजन उठाते हैं, फिर इसका ब्रेक स्लिप कर जाता है, फिर बोलते हैं चेन ब्लॉक खराब हो गया। हम लोगों को ये सारी चीजों का काम करते समय ध्यान देना है। ये कुछ छोटी सी डेफिनेशन है जो हमारे काम के समय में ध्यान रखनी है। लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री मतलब क्या होता है, एक लिमिट, एक डिस्टेंस तय किया गया है कि जिसके अंतर्गत आप रहेंगे काम करते समय, तो वो आप एक्सपोज रहेंगे हजार्ड के लिए। तो जैसे हम बैरिकेडिंग कर देते हैं, बैरिकेडिंग टेप लगा करते हैं, वो क्यों लगाते हैं, ये वही दर्शाता है कि इसके अंदर जाने से खतरा है, ये एरिया में कुछ ऐसा काम चल रहा है जिससे कि यहाँ पे मूवमेंट हमें नहीं करना है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री। ऑपरेटिंग रेडियस, ऑपरेटिंग रेडियस क्या होती है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे रहते हैं कि जो 360 डिग्री का मूवमेंट रहता है उनका, जैसे क्राउलर क्रेन हो गया, बड़ा हाइड्रोलिक क्रेन हो गया, उसके बाद में पोकलेन हो गया, ये कैसे 360 डिग्री घूमते हैं। तो उनकी जो 360 डिग्री की घूमने का जो क्षेत्र है, उसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेडियस। उसमें हमें नहीं रहना है क्योंकि उसमें सस्पेंडेड लोड जो है वो गिर सकता है। सेफ लोड इंडिकेटर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है जो आप वजन उठा रहे हैं वो डिस्प्ले करता है कि इसमें कितना वजन उठा सकते हैं। उसके ऊपर जाने पे उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप ट्रिपिंग भी ये कर सकते हो, डाल सकते हो इंटरलॉक में कि सेफ लोड इंडिकेटर से ऊपर अगर वजन उठाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, उससे ज्यादा उठाने नहीं देगा। अभी हम लोग देखेंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल हैंडलिंग, ये क्या होता है। तो जो हमने पहले कहा था कि कुछ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें आता है कि जो लिफ्टिंग के टैकल्स रहते हैं उनका पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन का टाइप क्या होना चाहिए, किसने इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चार्ट में दिया हुआ है कि जो है, जो फ्रीक्वेंट चेकिंग करना है वो कॉम्पिटेंट पर्सन ने करना है, वंस इन एवरी मंथ। हम लोग आगे में कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे। प्रायर टू यूज मतलब काम करने के पहले किसने करना है, क्वालिफाइड पर्सन ने करना है। बिफोर यूज एट एवरी साइट, फ्रीक्वेंसी जो है। उसके बाद में फंक्शनल चेकिंग कि वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किसने करना है, ऑपरेटर यूजर ने करना है। जैसे चेन ब्लॉक आप यूज कर रहे हो तो चेन ब्लॉक बराबर लोड उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है या स्लिप कर जा रहा है, उसे हमें चेक करना है। वायर रोप सीलिंग है तो उसे चेक करना है, वायर रोप कटे तो नहीं है। नायलॉन बेल्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है, डी साइकिल कैसा है, रेटेड कैपेसिटी का है कि नहीं, ये सब किसने चेक करना है। बिफोर बिगिनिंग ऑफ द वर्क किसने करना है, ऑपरेटर और यूजर ने करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है पीरियोडिक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, ये एक लीगल बाइंडिंग रहता है हर कंपनी में, ये हमको करना पड़ता है थर्ड पार्टी से। गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनीज को ये अथॉरिटी देती है कि वो अलग अलग कंपनी में जाके ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में लिफ्टिंग टूल्स ट्रैकर्स का इंस्पेक्शन करे और उसको वैलिडेट करे कि वो इक्विपमेंट आने वाले साल भर के लिए इस्तेमाल करने के लिए सेफ है कि नहीं है। वो हमको साल में एक बार करना पड़ता है थर्ड पार्टी से।
अब ये कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन दी है, पर्सन हु इज अपॉइंटेड हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स enabling him with the capability to perform specified tasks to predefined quality which may be assessed against defined criteria। मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि जो उसके लिए शिक्षित है, उसने उसका शिक्षण लिया हुआ है बाकायदा, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के चेकिंग का, उसका ट्रेनिंग हुआ है, उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस है काफी सालों का, वो व्यक्ति, उसको बोलेंगे हम कॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा है क्वालिफाइड पर्सन, वन हु बाय पोजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल स्टैंडिंग, हु बाय extensive knowledge, training and experience has successfully demonstrated the ability to solve or resolve the problems related to subject matter with the work। मतलब ये भी जो है उसके लिए शिक्षित है, या फिर उसका एक्सटेंसिव नॉलेज है वो फील्ड का, या उसका एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ है, उसका काफी सालों का तजुर्बा है वो काम करने का, और वो काम करते समय आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको वो टैकल कर सकता है, टैकल करने की क्षमता रखता है, सॉल्व करने की क्षमता रखता है, ऐसा आदमी, उसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड पर्सन। Inspection and color coding of tools and tackles shall be carried out as per the site unit requirement by a qualified person annually and its records shall be maintained। This is the statutory requirement। मतलब हमारे यहाँ जितने भी लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है उनका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्टिंग होना चाहिए, उसका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसका प्रॉपर कलर कोडिंग होना चाहिए, उसका इक्विपमेंट्स का नेमिंग होना चाहिए सीरियल नंबर वाइज, ताकि उसका ट्रैकिंग हो सके। क्रेन ऑपरेशन, क्रेन ऑपरेशन जो है एक स्पेसिफिक जॉब है, कोई भी आदमी क्रेन ऑपरेशन नहीं कर सकता और नहीं करवाना चाहिए। तो क्रेन ऑपरेटर ने क्या काम करना चाहिए, उसने अपने क्रेन के ऑपरेशन के शिफ्ट स्टार्ट में वो क्रेन के सभी इंटरलॉक बराबर काम करे कि नहीं, जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो बराबर काम करे कि नहीं। जैसे क्रेन में जो है, जो लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है उसमें दो तरीके के लिमिट स्विच लगे रहते हैं, एक काउंटर वेट लिमिट स्विच लगा रहता है, एक रोटरी लिमिट स्विच लगा रहता है। तो वो दोनों लिमिट स्विच बराबर काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये चेक करना चाहिए। सेफ लोड इंडिकेटर उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसने चेक करना चाहिए। अगर किसी में अगर काम करने में माल फंक्शनिंग है या बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करके उसको पहले ठीक कराना है और बाद में ही क्रेन का ऑपरेशन करना है। इसके परफेक्ट हुए बगैर क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना है। मोबाइल क्रेन, मोबाइल क्रेन में हमें क्या एहतियात बरतना है कि जितने भी मोबाइल क्रेन से हम लोग काम करते हैं उसका प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान पहले बनाना है। कौन बनाएगा ये, तो कॉम्पिटेंट पर्सन प्लान द लिफ्टिंग अरेंजमेंट, जिसको उसका नॉलेज है कि कितने एंगल पे उसका कितना लिफ्टिंग कैपेसिटी है, कितने दूरी से हम लोग लिफ्ट करते तो कितना वजन उठा सकता है, ये जिसको नॉलेज है ऐसे आदमी के साथ बैठ के उसका लिफ्टिंग प्लान बनाना चाहिए। इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे उसके लिए लिफ्टिंग के लिए, उसके बाद में किसका किसका क्या क्या रोल होगा, कौन आदमी उसको इशारा करेगा। कभी कभी हम लोगों के देखने में आता है कि एक काम होते रहता है, चार लोग इशारा करते रहते हैं। अब क्रेन ऑपरेटर को कैसे समझ में आएगा कि किसका इशारा फॉलो करना है। इसलिए एक ही पर्सन को ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि वही सिर्फ इशारा करेगा और क्रेन ऑपरेटर उसी का इशारा फॉलो करेगा, बाकी किसी का इशारा नहीं फॉलो करेगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे काम करना है। कम्युनिकेशन मेथड क्या यूज होगा, वो इशारा करेगा तो हैंड से जो इशारा करता है हाथ के इशारे से वैसा करेगा, कि वॉकी टॉकी से बताएगा, कि मोबाइल से बताएगा, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन करेगा वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। कंटिजेंसी एंड रेस्क्यू प्लान, मतलब कुछ अनहोनी होती है तो उस कंडीशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेफ तरीके से वो साइट से कैसे हटाया जाए उसका प्रॉपर पहले से प्लानिंग होना चाहिए। और जितने भी लिफ्ट प्लान बनते हैं वो वहाँ के अप्रूव्ड साइट इंचार्ज ने अप्रूव किए हुए होने चाहिए, उसके अप्रूवल के बगैर काम नहीं होना चाहिए।
अब मॉडिफिकेशन, बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि कंपनी एक इक्विपमेंट खरीदती है और साइट के लोग उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जब भी कोई इक्विपमेंट जो हमने दूसरे से खरीदा है उसमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके जिसके थ्रू हमने खरीदा है, जो सप्लायर के थ्रू खरीदा है, जिसने उसको डिजाइन किया है, वो मैन्युफैक्चरर का प्रायर परमिशन लेना मैंडेटरी है। उसके परमिशन के बगैर उसमें कोई भी आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अभी हम ये चित्र में देखेंगे कि यहाँ पे एक फोर्कलिफ्ट है। अब ये फोर्कलिफ्ट में जो है ओरिजिनल जो लिफ्टिंग लेग थे वो इतने ही लंबे थे। ये आगे के जो है ये ज्यादा सामान आने के लिए उसको प्लेट वेल्डिंग करके प्लेट पैर को लिफ्टिंग लेग को लंबा कर दिया है। अगर हम यहाँ पे ही सिर्फ सामान रखते हैं उठाते हैं तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन हम इतना लंबा सामान अगर उठाएंगे तो ये जो इक्विपमेंट है फोर्कलिफ्ट, इसका सीजी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये टॉपल होके गिर सकती है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हमें अपने मन से नहीं करना है, विदाउट कंसेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर नहीं करना है। हम लोग हमेशा लोड उठाने के लिए वायर रोप सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार की वायर रोप सीलिंग का इस्तेमाल करें और किस प्रकार की नहीं करें। ये देखिए, ये एक बुनी हुई वायर ऑफ सीलिंग दी हुई है और ये एक अच्छी वायर ऑफ सीलिंग दी है जिसको कि वायर ऑफ को क्रिम्पिंग किया हुआ है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार की वायर ऑफ सीलिंग से काम लेना चाहिए। तो ये बुनी हुई जो वायर ऑफ सीलिंग है इससे हमें काम नहीं करना है, और ये जो प्रॉपर क्रिम्पिंग की हुई वायर ऑफ सीलिंग है उससे हमें काम करना है। इसमें भी ये देखना है कि जहाँ पे ये वायर रोप का बेंडिंग रेडियस बहुत छोटा है वहां पे ऐसा सैडल उसमें लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये वायर रोप जो है वो यहाँ से डैमेज हो जाएगा। ये एक वायर रोप सीलिंग का चार्ट दे रहा हूं आपके जानकारी के लिए। इसमें एक तरफ में वायर रोप का डायामीटर दिया हुआ है मिलीमीटर में, उसका कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अनगैल्वेनाइज वायर रोप का, और वो कितना वजन उठा सकता है। अगर वो 90 डिग्री में वजन उठाता है स्ट्रेट कंडीशन में तो कितना वजन उठा सकता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जब भी काम करेंगे तो इसको रेफर करके काम कीजिएगा, इससे ज्यादा वजन मत उठाइएगा जो कि हमारे लिए हजारडस हो सकता है। बहुत बार काम करते करते वायर रोप खराब हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, अभी यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के डिफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ किनिंग हो गया, मतलब ये वायर रोप लूज हो गया, इसका बांदी जो है लूज हो गया। ये डॉग लेग्स हो गया है, ये लूज हो गया है। ये बर्ड केज हो गया, ये अंदर का जो कोर रहता है उसके हट गया है सारा। ये वियर हो गया है वायर रोप, इसमें तार टूट गए हैं। ये करोजन से पूरा रस्टिंग हो गया है। इसका जो फिटिंग है, क्रिम्पिंग है, वो लूज हो गया है। ये ऐसे अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स वायर ऑफ सीलिंग में आते हैं। तो हमें काम करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डिफेक्टिव वायर ऑफ सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने सुपरवाइजर से बात करके, सेफ्टी ऑफिसर से बात करके उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हर वायर ऑफ सीलिंग में आपके यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टैग होना चाहिए, और जब आप इसको डिस्कार्ड करते हैं तो वायर ऑफ सीलिंग इन यूज से हटा के डिस्कार्डेड वायर ऑफ सीलिंग के शीट में उसको डालना चाहिए। वैसे ही हम लोग वेबलिंग्स या फिर नायलॉन बेल्ट का इस्तेमाल शॉप फ्लोर में करते हैं, तो इसमें भी हमें ऐसे ही ध्यान देने की जरूरत है। ये सब खराब वाली वेबलिंग है, हम जो चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये देखो किसी किसी पे कैसे ऐठन आ गई है, कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, ये यहाँ गठान मारा हुआ है, यहाँ कट गया है, यहाँ पे धागे टूट गए हैं। तो ऐसे जो भी वेबलिंग्स है या नायलॉन बेल्ट है जो कि फिजिकली डैमेज हुए हैं उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। आपके सुपरवाइजर से, सेफ्टी इंजीनियर से बात करके उसको हमें डिस्कार्ड करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब हम जो वेबलिंग यूज करते हैं तो उसको हमें परखना जरूरी है कि हम लोग कौन सी वेबलिंग कितना टन वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ ये चार्ट में दिया गया है
ये वायलेट कलर की वेबलिंग जो है वो 1 टन वजन उठाने के लिए है, ग्रीन कलर की 2 टन, येलो कलर की 3 टन, ग्रे कलर की 4 टन, लाल कलर की 5 टन, ब्राउन कलर की 6 टन, ब्लू कलर की 8 टन, ऑरेंज कलर की 10 टन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके ऊपर हो सके तो वेबलिंग का इस्तेमाल न करें, वायर रोप सीलिंग का इस्तेमाल करें। अब क्या होता है कि हम लोग जब स्टील प्लांट में काम करते हैं तो धूल वगैरह में भी काम करते हैं तो हमारे सीलिंग का कलर फेडअप हो जाता है, दिखता नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में हमें कैसे पहचान में आएगा कि कौन सी सीलिंग का वेबलिंग का वजन उठाने का कैपेसिटी कितना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक सीलिंग के वेबलिंग के ऊपर एक सिलाई दिया हुआ है, जो 1 टन की है उसके ऊपर 1 सिलाई है, 2 टन कैपेसिटी पे 2 सिलाई है, 3 टन पे 3 सिलाई है, 4 टन पे 4 सिलाई है। मतलब जितना सिलाई है उतना टन आप उससे सेफ वर्किंग लोड उठा सकते हैं। ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग डी सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए ये चित्र में आपको दिख रहा है कि ये अनसेफ डी सर्कल है। इसका ओरिजिनल पिन गुम हो गया तो बोल्ट डाल के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेफ डी सर्कल है, इसमें प्रॉपर पिन लगा हुआ है। तो हमेशा हमें सेफ डी सर्कल का इस्तेमाल करना है, अनसेफ डी सर्कल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको काट के फेंक देना है। बेल्ट कन्वेयर सभी प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऑपरेशन के लिए, ये जानना भी जरूरी है। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये मशीन गार्डिंग किया हुआ है। ये जो कन्वेयर है इसको देखो साइड से पूरा जाली लगा हुआ है, आप चाह के भी वो कन्वेयर तक हाथ नहीं पहुंच पाएगा। ये उसका टेल पुली है, उसका प्रॉपर गार्डिंग किया है। इधर में हेड पुली का प्रॉपर गार्डिंग किया है। मतलब वो बेल्ट कन्वेयर का कुछ भी घूमने वाला हिस्सा जो है आदमी के रीच से बाहर होना चाहिए, ताकि काम करने वाले आदमी का हाथ या कोई कपड़ा उसके बीच में ट्रैप होके उसके साथ कोई हादसा नहीं हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टेल पुली है, देखो चारों तरफ से गार्ड लगाया हुआ है, कहीं आदमी चाह के भी नहीं उसमें अंदर जा पाएगा। वहां पे कन्वेयर सिस्टम में पुल कार्ड और इमरजेंसी स्विच लगे होने चाहिए, ताकि आप काम करते समय इमरजेंसी दबा के या पुल कार्ड को खींच के काम करो, बाद में इमरजेंसी को रिलीज कर दो। ऑडियो विजुअल अलार्म्स लगे होने चाहिए, ताकि जब भी इमरजेंसी मारे तो अलार्म बजना चाहिए, उसका सबको मालूम होना चाहिए कि ये इमरजेंसी मारा है यहाँ पे, तो ये काम रोक रहा है। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगे रहने चाहिए, ज्यादा लोड आने के स्थिति में आपका कन्वेयर का मोटर ट्रिप हो जाना चाहिए। जो भी आदमी वहां काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। कोई भी अनट्रेंड आदमी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ने आदमी सप्लाई कर दिए, नए नए आदमी लेके आ गया जो कभी फैक्ट्री में काम नहीं किए, वो कन्वेयर के पास काम करने चले गए, मेंटेनेंस का, हाउसकीपिंग का। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी को उसके बारे में जानकारी है, उसमें क्या क्या खतरे इसकी जानकारी है, ऐसा ही आदमी ने कन्वेयर सिस्टम के पास काम करना चाहिए। जो ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए। जब भी आप मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हो तो लोटोटो का इस्तेमाल करना चाहिए। लोटोटो मतलब लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट, जिससे कि पावर आइसोलेशन पूरा 100% किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जब तक परमिट कैंसिल नहीं होगा तब तक पावर आइसोलेशन रिमूव नहीं होगा। अभी हम लोग थोड़ा जानेंगे मैनुअल लोड हैंडलिंग के बारे में। छोटे छोटे लोड तो कोई क्रेन से उठाता नहीं है, मैन्युअली उठाते हैं शॉप फ्लोर में। लेकिन गलत पोस्चर से उठाने से क्या हो जाता है कि बॉडी में अलग अलग जगह मस्कुलर पेन या परमानेंट प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अभी हम ये देख रहे हैं राइट पोस्चर ऑफ बॉडी मैनुअल हैंडलिंग में। वजन उठाते समय ये बंदे ने क्या किया, देखिए बॉडी पोस्चर कैसा है उसका, कैसे वजन उठा रहा है, प्रॉपर उसमें दिया हुआ है। अगले इसमें हम क्या गलतियां करते हैं वो भी दिया हुआ है कि हम ऐसे नीचे झुक के ऐसा वजन उठा के लेके चले जाते हैं। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी है। ये जो राइट तरीका है बॉडी के पोस्चर का, उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, उसी तरीके से वजन उठाना है जब मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स है मैनुअल हैंडलिंग के लिए। उसमें दिया हुआ है कि कुछ भी सामान उठाने के पहले आप सोचिए, थिंक बिफोर यू लिफ्ट द लोड। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर पोस्चर का, अवॉइड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, मतलब नीचे झुकना नहीं है, बैठ के वजन उठाना है, कमर को मोड़ना नहीं है। उसके बाद में
यूज मैकेनिकल एड, मतलब जहाँ पे ट्रॉली वगैरह से ले जा सकते हैं वहाँ हाथ में उठा के मत लेके जाइए। उसके बाद में ये प्रॉपर पोस्चर यूज करके उठाइए। जहाँ आपको लगता है कि आपके अकेले के बस की बात नहीं है, ज्यादा आदमी लगेंगे, वहाँ सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा आदमी मांगिए, 2 लोग मिलके उठाइए। काम करते समय हाथ में दस्ताने जरूर पहनिए। ये ड्रम हैंडलिंग कर रहा है बंदा, अब ये जो है ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? तो ये गलत कर रहा है। इस तरीके से ड्रम हैंडलिंग हमें नहीं करना है। हमें ड्रम हैंडलिंग करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल है। अपने साहब लोगों से बात करके वो इक्विपमेंट अरेंज करने हैं और उसी इक्विपमेंट से हमें ड्रम एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है। अभी हम लोग थोड़ा फोर्कलिफ्ट के बारे में जानेंगे, जिसको कि पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक भी बोलते हैं। अब इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है स्टैंडर्ड लिफ्ट में? इसके लिए दिया है कि ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर फॉर फोर्कलिफ्ट, हाइड्रा, पेलोडर, एक्सकेवेटर शैल बी सर्टिफाइड टू ऑपरेट दैट इक्विपमेंट। मतलब कोई भी जो गाड़ी चलाता है, पिकअप चलाता है, वो आदमी फोर्कलिफ्ट और ये बाकी के जो स्पेशल इक्विपमेंट है उसको नहीं चलाए। जिसका परमिशन उसके पास है उसी ने उसको चलाना है, जिसका सर्टिफिकेट उसके पास है उसी ने चलाना है। वो आदमी को उसके मेंटेनेंस के बारे में, उसके इंस्पेक्शन के बारे में, उसके रिपेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोड कैसे हैंडल करना है। कुछ कुछ लोग क्या है, यहाँ पे लोड रख लिया, बाद में उसको इतना ज्यादा ऊपर उठा लिया कि ये लोड यहाँ चला गया, उसकी खुद की विजिबिलिटी खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। लोड कैसे कैरी करना है। उसके बाद में वो ट्रक जो है वो कौन से सरफेस पे अच्छा चल सकता है। जैसे पे लोडर जो है वो अनइवन जगह पे चलेगा, लेकिन फोर्कलिफ्ट अनइवन जगह पे नहीं चल सकती, वो टॉपल कर सकती है। तो कौन से सरफेस पे चलेगा उसका उसको ज्ञान होना चाहिए, उसके रूटीन ऑपरेशंस का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब जिसका उसमें एक्सपर्टाइज है, जो उसका बारे में सारी जानकारी रखता है और जिसके लिए उसको ऑथराइज किया है, अप्रूवल मिला है, उसी बंदे ने उसको ऑपरेट करना जरूरी है। ओवरहेड क्रेन से हम लोग एसएमएस में काफी लोड का लिफ्टिंग और शिफ्टिंग दोनों करते हैं। तो थोड़ा ओवरहेड क्रेन के सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि उसके लिए क्या गाइडलाइन सेट की हुई है। तो उसके लिए गाइडलाइंस ये है कि कोई भी चीज ओवरहेड क्रेन से उठाते समय हमें ध्यान रखना है कि वो कहीं एंकर से, कहीं वेल्डिंग से, कहीं क्लैंप से जुड़ी हुई तो नहीं है। ये फ्री होनी चाहिए, उठाते समय कहीं लॉक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी वजन है उसके हिसाब से वायर रोप या सीलिंग या वेबलिंग उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अंडर रेटेड कैपेसिटी के वायर रोप, सीलिंग या बेल्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव वायर रोप, सीलिंग या वेबलिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद में जिस कैपेसिटी की क्रेन है उतनी ही कैपेसिटी का लोड हमने उससे उठाना है। ऐसा नहीं कि उसका 100 टन का कैपेसिटी है और 150 टन हम लोग उससे उठाने जा रहे हैं। उस कंडीशन में उसका वायर रोप फेल होके वो लोड नीचे गिर सकता है। लोड उठाते समय सडनली नहीं उठाना है, धीरे धीरे इंचिंग में उठाना है। एकदम से चौथे स्टेप में मोटर को नहीं डालना है, धीरे धीरे इंचिंग में उठाना है। नीचे से जब तक कि वो फ्लोटिंग नहीं हो जाता लोड, तब तक के इंचिंग में उठाना है। फ्लोटिंग होने के बाद देखना है कि हम लोग जब हाई स्पीड में उठाएंगे तो कोई चीज के साथ टकराएगा तो नहीं, तभी उसको हाई स्पीड में उठाना है। लोड को लोअर करते समय जो है उसको ग्रेजुअली लोअर करना है, एकदम से धड़ाम से नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ऑपरेटर ने ध्यान में रखनी है। ये सब रूल नंबर OSHA 1910.179 में भी मेंशन किया हुआ है कि उतना ही लोड को लोअर करना है कि वायर रोप ड्रम के ऊपर में वायर रोप के 2 राउंड पूरे लपेटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वायर रोप के क्लैंप तक के चला गया, वायर रोप पूरा ही खत्म हो गया। तो ये हमेशा उस हिसाब से आपको लोअरिंग का लिमिट सेट करना है और उसको बाईपास नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो हम लोग सुरक्षित तरीके से काम कर पाएंगे।
उसमें हमारी पर्सनल तरीके पे तो हानि होगी ही नहीं, साथ ही साथ कंपनी के जो एसेट्स है, इक्विपमेंट्स है, उनका भी हम लोग बचाव कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए, ये गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।